हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने ह्यूमन के बारे में और उसकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको लेकर हमने चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज शायद मेरे लैपटॉप में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर ये ओपन हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको समझा देती हूँ। और एक सेकेंड, मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ अगर ये ओपन हो जाती है तो आज हम जो बात कर रहे थे वो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में। ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो हमारा पावर शिफ्ट है, हम उसको लेकर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बिना पीपीटी के आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में सुरक्षा को लेकर, तो हमने जो देखा था कि जो सुरक्षा है वो किसके हाथों में ज़्यादातर रहती है। लोग उसकी कंप्लेन करते हैं कि जो वो सुरक्षा है वो स्टेट के हाथ में है। जैसे कि अभी आप कोविड के पीरियड में देख रहे हैं कि जो कोविड के अंदर क्या दिक्कतें हो रही हैं, लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करती है या ये इशू है, वो इशू है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है। लेकिन हम कितना गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट के साथ इशू को देख रहे हैं। यहाँ पर हमें जो इशू देखना है वो ये भी कि हम अपनी जो चीज़ें हैं अपने आप से कितना समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं तो इट मीन्स गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं पावर है कि हाँ वो सारी चीज़ें ठीक करती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर वैश्विक तौर पे किस तरीके से पावर का जो शिफ्टिंग है वो देखने को मिल रहा है, हम उस चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसकी जगह मैं आप लोगों को पीपीटी ही शेयर कर देती हूँ। पीपीटी मेरे पास इंग्लिश के अंदर है। आज तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। ग्लोबल शिफ्ट, तो यहाँ पे अगर जैसे कि हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात हम जब करें और कोल्ड वार की हम बात करें, जो शीत युद्ध जो हुआ था, और उससे पहले जो पावर थी पूरे विश्व के अंदर वो किसके अंडर में थी, कैसे वो चीज़ें काम कर रही थी, हम उसके ऊपर यहाँ पर अगर फोकस करते हैं तो देखते हैं कि पहले के टाइम पे जो पावर थी वो सारी पावर्स जो थी वो किसके पास थी। वो सारी पावर हमें देखने को मिली थी, दो ही पावर उस टाइम पे देखने को मिलती। पहली जो पावर थी हमारी यूएसए और दूसरी थी हमारी यूएसएसआर। लेकिन जैसे कोल्ड वार हुआ और पूरा विश्व जो है दो खेमे के अंदर बट गया, फिर आपका शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध के बाद में जो हमारा जो खेमा था वो अब एक रह गया था, और वो खेमा एक रह गया था तो इसका मतलब क्या था, वो यही था कि उस खेमे के अंदर सिर्फ एक ही पावर काम कर रही थी, वो थी आपकी यूएसए। यूएसए के पास पावर थी उस टाइम पे। तो पावर का आप शिफ्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से पावर का शिफ्ट जो है वो चेंज होता गया है दिनों दिन। और आज के टाइम में अगर वही पावर की हम बात करें तो उस पावर को हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर की बात हो रही है वो इसी शिफ्ट को लेकर हो रही है कि कैसे जो देश विदेश की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, देश विदेश में जो पावर है, अगर हम आज के टाइम में जो डिमांड कर रहे हैं पावर से कि हाँ हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करो। पहले क्या था कि अमेरिका ने भारत से थोड़ा सा हेल्प मांगी थी, जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिसिन को लेकर और जो हमारे पास थी। ऐसे ही आज के टाइम में अगर हम देख रहे हैं तो किस तरीके से बाकी लोग, बाकी जो देश हैं वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में हम देखते हैं कि किस तरीके से पावर शिफ्ट होता है। अगर हम पावर शिफ्ट की बात करें तो पावर आखिर है क्या।
हम पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर का मतलब है किसी व्यक्ति से अपना काम करवा लेना। मतलब आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई काम करवा सकें, ठीक है ना। या तो आप कोई काम कर सकें या फिर करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके जो फादर हैं वो आपसे कोई भी काम करवा लेते हैं, जैसे बेटा यहाँ से एक गिलास उठा के रख दो, जाओ जाके दुकान से सब्जियां ले आओ। तो क्या है, आप मतलब भले ही आपका मन ना हो लेकिन आप जाएंगे और उस काम को करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक है कि आप किसी की बात को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप किसी की बात को नहीं मान रहे हैं तो वो भी एक पावर का तरीका है, ठीक है ना। पावर का मतलब है आपके अंदर होने वाली जो क्षमता है, या तो वो किसी चीज को करवा ले या फिर किसी चीज को ना करवाना भी एक पावर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। कि वो किस तरीके से एक पावर के रूप में काम करती है और कैसे हम उन चीजों को देखते हैं, तो वो भी एक पावर के रूप में हम उसको देखते हैं। पावर की डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो जो पावर का डायमेंशन है, हम उस पावर के डायमेंशन में हम जिस चीज को देखते हैं वो है हमारा जोसेफ नाई। जोसेफ नाई एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पावर को लेकर जो डिस्कशन किया था। उन्होंने पावर को बताया कि पावर के जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत ही डिफरेंट रूप में हम देखते हैं। तो पावर को उन्होंने, होप सो अगर आपने पावर के बारे में अगर नहीं सुना है, और अगर पावर के, वैसे तो मुझे मेरे हिसाब से आपने जोसेफ नाई के बारे में सुना होगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद इंटरनेशनल रिलेशन अगर किसी के पास थी और किसी ने अगर पढ़ा हो उसको लेकर, तो जोसेफ नाई थे जो कि पावर के ऊपर बात करते हैं। और पावर के बारे में वो दो चीजों की बात करते हैं। दो चीजों का मतलब यहाँ पर क्या था, पहला यहाँ पर उनका मतलब था कि पावर एक हार्ड कोर के रूप में, पावर के दो एस्पेक्ट बताते हैं। पावर के दो एस्पेक्ट हैं, पहला है हार्ड पावर के रूप में और दूसरा है आपका सॉफ्ट पावर के रूप में। तो हार्ड पावर की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हार्ड पावर से यहाँ पर क्या मतलब है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर किसी को वैसे भी पता हो तो मुझे आप अपना माइक ऑफ करके आप बता सकते हैं कि हार्ड पावर का क्या मतलब है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। जैसे कि दिमाग पे अगर हम जोर डालें थोड़ा सा, तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो एक ही चीज उसके अंदर हमारी निकल कर आती है, और वो ये है कि हार्ड का मतलब होता है कठोर। आप कितना कठोर हैं उस चीज को लेके, ठीक है। और कठोर से यहाँ मतलब है कि आप जो अपने निर्णय हैं वो कितना कठोरता से ले सकते हैं। अब यहाँ कठोरता की अगर हम बात करें तो कठोरता का जो अर्थ देखा जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब पत्थर उठा के मार दें, नहीं। कठोरता का यहाँ पर मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। हार्ड पावर के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हार्ड पावर को अगर हम देखा जाए तो हार्ड पावर को हम देखते हैं सैनिक क्षमता के रूप में जो दिखाई देती है, ठीक है ना। सैनिक क्षमता के रूप में हो गया आपका। उसके बाद और वहीं अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर को हम देखते हैं एक यूज ऑफ परसुएशन के रूप में। यूज ऑफ परसुएशन क्या होता है, देखिए हार्ड पावर के अंदर है कि आप मिलिट्री का कैसे यूज करते हैं, मतलब अपने बल का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं। जो युद्ध होते हैं या दूसरे देशों के लोग जब आपके देशों पर आक्रमण करते हैं या आपके घरों में आक्रमण करते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे कि आतंकवाद जैसी चीजें हो गई जो दिखाई देती हैं, उसे बोलते हैं हम हार्ड पावर, ठीक है ना। हार्ड पावर के अंदर आप मिलिट्री का यूज कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना, पैसे दे के भाई किसी को क्या सुपारी दे दी, तो वो सारी हार्ड पावर में आती है। वहीं अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर का मतलब होता है यूज ऑफ पर्सुएशन, कि आप प्यार में अगर आप वो काम करवा लें, ठीक है ना। प्यार इन द सेंस कि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और आप एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा, तो ये आता है आपका सॉफ्ट पावर। कहते हैं ना कि यार उसका जो हार्ट है ना बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, ये वो वाली चीज है यहाँ पे। तो सॉफ्ट पावर का मतलब है कि जहां पर आपको बल का यूज करना नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर जो पावर है वो पावर कौन सी है, वो सॉफ्ट वाली पावर है कि हाँ आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं।
किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाह रहे। लेकिन वहीं अगर हम हार्ड पावर की बात करते हैं तो हार्ड पावर का मतलब है कि आप किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं। तीसरा इन्होंने बताया स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर, अगर किसी ने नोट्स कंप्लीट किए हैं तो प्लीज शेयर विद मी। बताइए कितनी गलत बात है, यहाँ क्लास ले रहे हो, यहाँ पे नोट्स का डिस्कशन हो रहा है। पहले क्लास ही ले लीजिए फिर डिस्कशन कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा हमारा जो आता है वो है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर की अगर हम बात करें, ये तीसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले तो इन्होंने दो बेसिक ही दिए थे, तीसरा इन्होंने एक और क्रिएट करा, उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर का मतलब होता है जहां पर आपकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों काम करें। इसको हम कूटनीति भी बोलते हैं, डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का जहां पर कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे स्मार्ट पावर, ठीक है ना। स्मार्ट पावर कैसे, कि जब आपको लगे कि यार ये काम तो बड़े प्यार से हो जाएगा, तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगे कि यार ये तो सुन ही नहीं रहा है, प्यार से मना के देख लिया, डिस्कशन से करके देख लिया, समझा के देख लिया, पर ये तो मान ही नहीं रहा, अब तो सीधा लट्ठी चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट पावर, कि आप वहां पर दोनों ही चीजों का यूज करें। आप सबने शायद मैकियावेली पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो आपने कौटिल्य पढ़ा होगा। कौटिल्य अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने अशोका नाटक आता था वो देखा होगा, होप सो। उसके अंदर क्या था, जो चाणक्य थे वो किस तरह की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते थे, कि सारे ही मतलब अपने पावर को बनाए रखने के लिए आपको सारे जितने भी साधन है उन सबका यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल शिफ्ट जो है 21वीं शताब्दी में अधिकतर देखा जाता है, और जो ग्लोबल शिफ्ट है वो 21वीं शताब्दी का ही परिणाम है। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आया 1990 के बाद में, और धीरे धीरे जैसे ही विश्व पूरे देश के लिए खुलने लगा, पूरे विश्व के लिए खुलने लगा, बाजार खुलने लगे, तो पावर जो है अब वो शिफ्ट होने लगी है। अब पावर सिर्फ कंट्री के पास ही नहीं है, हार्ड पावर इज द यूज ऑफ मिलिट्री, वेरी गुड। तो जो पावर शिफ्ट है वो सिर्फ वही शिफ्ट नहीं है, पावर शिफ्ट अब देशों के पास नहीं है, पावर शिफ्ट अब जो है कई चीजों के पास होने लगी देशों के साथ में। तो पावर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो पावर शिफ्ट जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन ऑफ गवर्नेंस, मतलब जो शासन होता है, शासन को चलाने का एकमात्र तरीका है पावर। यहाँ पर भी शासन चलेगा, लेकिन वो कैसे चलेगा, जब आपके पास उतनी पावर होगी, आप उसको चला पाए, ठीक है। तो पावर का मतलब है रिवीजन ऑफ गवर्नेंस, कि किस तरीके से आप उसको रिवाइज करें, कैसे उसको दोबारा से देखें कि किस तरीके से शासन कर रहा है। लेकिन ये रिवीजन ऑफ गवर्नेंस से ये कब आता है, जब ये ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्लोबल पावर शिफ्ट जो है वो डिफाइन की जा सकती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ऐसे चलती है, ठीक है, सीधी लाइन के अंदर चलती है, खड़ी नहीं चलती है, लेटी हुई चलती है। ग्लोबल पावर के अंदर यहाँ पर जो हम पावर का शिफ्ट देखते हैं, पहले क्या था, पहले ऐसी थी। ऐसी क्यों थी, क्योंकि जो सारी पावर थी वो किसके पास थी, वो यूएस के पास थी। अब जो पावर है वो ऐसे है, क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर यूएसए भी है, यहाँ रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, और ये भारत है। सारे कंट्रीज पे कुछ ना कुछ है, पावर है उनके पास। कि हाँ, जैसे कि हम सेकंड जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था परमाणु बम को लेकर। तो परमाणु बम में क्या था कि सभी देशों के पास में परमाणु बम है, उनके पास इतनी पावर है, तो इसलिए हर किसी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु बम की वजह से एक बम अगर किसी का भी डाला गया तो पूरा विश्व खत्म हो सकता है। तो इस चक्कर में सारे ही डरे हुए थे, इट मीन सबके पास पावर है। तो पावर जो है वो ग्लोबल शिफ्ट जो पावर का है वो अब ऐसे हो गया रेदर देन ऐसे, कि हाँ टॉपर ये है, नहीं, अब सबके पास बराबर है, ठीक है ना। अब वही बात करें पावर शिफ्ट के बारे में, एक गोल्डमैन शेच है। गोल्डमैन सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड कॉप, हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही लिखा है। गोल्डमैन सेच एक थिंकर है गोल्डमैन। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो पावर है, जो विश्व की जो पावर है, अब वो पावर जो है मल्टीपोलर हो गई है, ठीक है ना। मल्टीपोलर हो गई है यूनिपोलर से, मतलब कि पहले पावर एक जगह थी, अब वो एक जगह ना होकर अब वो कई जगह में बट गई है। तो मल्टी पावर जो है वो अब मल्टी पावर हो गई है यूनिपोलर से, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि चाइना और अदर कंट्रीज अब इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं कि वो जापान, इंडिया और ब्राज़ील
कि जितनी भी कंट्री इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो सबके बराबर में आ गई हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपने बहुत ज्यादा हाइपर सोच लिया है, अभी इतना भी लेवल नहीं बढ़ा है। हाँ, टाइम लगेगा, 2027 तक उन्होंने ये जो गोल्डमैन है 2027 तक की इन्होंने आशंका जताई है कि 2027 तक ये लोग जो हैं एक पावर शिफ्टिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। जैसे कि चाइना का किसी के ऊपर कोई फोकस नहीं है, चाइना सिर्फ फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कि किस तरीके से काम को किया जाए, उसे कोई मतलब नहीं, वो बस अपना टेक्नोलॉजी बनाओ और चीजों को अप्लाई करो, वो इस पे ज्यादा फोकस करता है कि खुद का ग्रोथ कैसे करें। ठीक है। वहीं जोसेफ नाई के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि जो जोसेफ नाई है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो पावर है वो किस तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और एक स्मार्ट पावर। उसके बाद कहते हैं कि इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर, मतलब कहते हैं कि पहले जो पावर थी वो अमेरिका के पास थी, जिसको इन्होंने सुप्रीम का पावर का नाम दिया, सुप्रीम सर्वोच्च पावर का। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो यूएस की जो हेजेमनी है या जो यूएस की जो पावर थी वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि वो जो पावर है अब वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब वो पावर एक जगह ना होकर कई जगह पर हो गई है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो पावर ट्रांजिशन की, पावर ट्रांजिशन कहते हैं कि पावर ट्रांजिशन कुछ भी नहीं है। पावर ट्रांजिशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये पावर शिफ्ट की बात करते हैं कि पावर शिफ्ट जो है अब वो ऐसे ना होकर ऐसे हो गया, तो इसी को हम पावर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है ना। ये कहते हैं कि ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ की तरफ जो अब ये पावर है वो सारी अब ऐसे होने लगी है, ऐसे होने की जगह। उसके बाद हम बात करते हैं पावर पहला, क्योंकि देखिए ये मैं ग्लोबल पावर शिफ्ट बता रही हूँ। पहला ग्लोबल पावर शिफ्ट है आपका ग्लोबल ट्रांजिशन। ग्लोबल ट्रांजिशन कहता है कि जो पावर है अब वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल हो गई है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप जब भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप डायग्राम के थ्रू समझाइएगा, ऐसे लाइन बना दीजिएगा और उस पर कुछ कंट्रीज के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन है, चाइना है, जापान है, ठीक है ना, ब्राजील है, इसराइल है, और इन सबको लिखिएगा हॉरिजॉन्टल पावर शिफ्टिंग। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो ये जो आपका पावर डिफ्यूजन की जो बात हो रही है उसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम पावर ट्रांजिशन पावर डिफ्यूजन इज ऑल्सो प्लेस ऑफ पावर। इसको हम बोलते हैं स्टेट एक्शन। पावर डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे स्टेट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एमएनसीज जो होती हैं, आईजीओ हो गए, इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है ना। और इसको हम क्यों ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा इसके अंदर क्या है कि इसको इस तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पावर डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन इन द सेंस यहाँ पर यही है कि अब जो पावर है, जैसे कि हमने टीएनसी और इन सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ा था कि जो टीएनसी है, टीएनसी क्या है बताइए, अगर किसी को पता हो तो। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था टीएनसी को लेकर। टीएनसी का मैंने बताया था कि किस तरीके से एक होती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, और एक होती है टीएनसी। ठीक है। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं, एक का होता है कि पूरे वर्ल्ड पर उनका रहता है कि एक जगह उनके प्राइस फिक्स होते हैं, उनका जो ऑफिस होता है और उनका जो बॉस होता है, उनकी जो पावर होती है वो एक ही जगह काम करती है रादर देन कई जगह काम करने की जगह। ठीक है ना। कि जो भी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी वो एक ही जगह पर होंगी और वहाँ सब कुछ डिसाइड होके हर जगह वो स्प्रेड कर दिया जाएगा। टीएनसी की बात करें तो टीएनसी था लोकल से लोकल, कि आप ग्लोबल कर रहे हैं चीज़ों को और साथ में लोकल भी हो, कि वैश्विक के साथ साथ उसको ऐसा बनाया जाए कि लोकल लोग उसके साथ ज़्यादा खुद को, यस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही बताया। तो के साथ में उसको जो है उसके साथ इस तरीके से आप कर सकें कि चीज़ें जो हैं वो लोकल लोग जो हैं जो कि एक लोकल एरिया में रहते हैं उसको ज़्यादा ही प्रभावित कर सके, जैसे कि मैंने नेस्ले की कॉफ़ी बताई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एमएनसीज और आईजीओ जो है ये पावर डिफ्यूजन है, और इसको हम देखते हैं वर्टिकल शिफ्ट में। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, ऐसे। अब ये ऐसे क्यों है, किसी को अगर पता है तो बताओ कि ये वर्टिकल क्यों है।
पावर तो अभी तक तो हॉरिजॉन्टल थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन अब ये टीएनसी लोकल, हाँ लोकल योग जुड़कर, बिल्कुल सही बात कही। और अब यहाँ पे मैं आपसे वर्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ कि जो वर्टिकल का कॉन्सेप्ट अभी दिया है इसके अंदर पावर डिफ्यूजन में, वो ऐसे ना करके अब ऐसे कैसे हो गया, वो तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पर जब पावर डिफ्यूजन की बात हो रही है ना, तो ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर हम ऐसे बात कर रहे थे कि यूएसए है, यूएसए है आपका, यूएसएसआर है, भारत है, चाइना है, ब्राजील है, ऐसे न जाने कितनी काफी अच्छी कंडीशन वाली कंट्रीज हैं जिन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को स्प्रेड करके जो कंडीशन है वो ऐसे से ऐसे वाली लाइन में ले आई है। लेकिन ऐसे क्यों? वो इसलिए, एप्पल को आप देखते हैं, एप्पल हमेशा यहाँ रहता है, वो इस तरीके से सब में नहीं जाएगा। सब में जाएगा तो अगर इस लाइन में यूएस के अंदर एंटर करेगा, फिर भारत में करेगा, तो भारत अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्पल को अप्लाई करेगा, चाइना अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्पल को अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये है क्योंकि पावर अब इन देशों से ज्यादा अब इन कंपनीज के पास हो गई है। जिसके पास जितना प्रोडक्ट है वो उसका उतना यूज करेगा और अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लोबल कर सकता है। तो यहाँ पर अब जो पावर ट्रांजिशन से पावर ऑफ डिफ्यूजन पर आते हैं, तो पावर डिफ्यूजन में जो पावर है वो हमारी ऐसे वर्टिकल हो जाती है, और वर्टिकल के अंदर हम जितने भी पावर डिफ्यूजन देखते हैं वो पावर अब देशों से निकल कर अब डिफ्यूज हो रही है कंपनी की तरफ। अब क्या है कि भारत का बंदा भी अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है, अमेरिका का भी कर रहा है, चाइना का भी कर रहा है, ठीक है ना, बाली का भी कर रहा है, इंडोनेशिया का भी कर रहा है। तो क्या है, इससे अब हर देश की जो पावर है वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर कहाँ, टॉप पर जा रही है। तो इसलिए कहते हैं जो एमएनसीज हैं या आईजीओ हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये सारी जो है इनकी जो पावर्स है वो टॉप पर है। अब यहाँ पर राज्य और ये देश यहाँ पर मैटर नहीं करते, अब जितनी कंपनियां हैं वो मैटर करती है कि अपने आप को कौन कितना आगे फैला सकता है, यहाँ पर वो बात होती है। ठीक है, अब देखें कि पावर डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं कि वर्टिकल पावर के ऊपर किस किस ने अपने विचार रखे, तो वर्टिकल पावर के बारे में एक है पैडी एशडाउन, पैडी एशडाउन, और एक है आप पैडी एशडाउन का ही लिख लीजिए क्योंकि बाकियों का बहुत काफी लंबा है और आप उस चीज को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पैडी एशडाउन है, उनका सिंपल से यही है कि पैडी एशडाउन ने बोला है कि ये पावर डिफ्यूजन ही एक वर्टिकल शिफ्ट है पावर का, इन्होंने इस चीज को बोला है। तो ये पावर को वर्टिकल पावर के रूप में डिफाइन करते हैं पैडी एशडाउन। अब देखिए ग्लोबल पावर शिफ्ट जो है वो आखिर हो क्यों रहा है, आखिर उसके रीजन क्या है, कारण क्या है। तो पहला कारण अगर हम देखते हैं तो पहला कारण आपका है रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कैसे है? अगर हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसार लिए हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, अब आपको अगर किसी से बात भी करनी है तो आप स्काइप पर बैठे बैठे घर पर आप जो है यूएस और पता नहीं कहाँ कहाँ आप इजीली बात कर सकते हैं। फोन पे, अमेजोन पे और ब्ला ब्ला और जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो आप सब जानते हैं जिससे हम पेमेंट करते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो आपके कॉलिंग्स हैं आप उन पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर अब देश मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो मैटर कर रहा है वो आपकी टेक्नोलॉजी मैटर करेगी। किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी है कि पूरे विश्व में जुड़ी हुई है, अपनी इकोनॉमी अपनी फाइनेंस को किस तरीके से ट्रांसफर कर रही है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में ये जाल जो फैला है, इससे पावर शिफ्टिंग हुई है देशों से टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनीज के पास, एमएनसीज के पास, टीएनसी के पास, आईजीओ के पास। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इसका प्रभाव देखा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्यों है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को हम देखते हैं जो इसका प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन 1980। 1980 के दशक के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन था उसका स्टार्ट
प्रोसेस जो है उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और इंडिया के अंदर कंप्लीटली माना जाता है तो 1990 के अंदर इसको एलपीजी के नाम से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना। तो 1980 के दशक में जो है इसको इसके प्रोसेस को लगाया गया था। और ये क्यों लाया गया था, ताकि जो जो फ्लो है किसका, ग्लोबलाइजेशन इज द, हाँ बिल्कुल, जो जो फ्लो है किसका, आपकी पूंजी का, मतलब कि कैपिटल, आपकी गुड्स मतलब कि वस्तुएं, आपके आइडिया मतलब कि विचार, आपकी सर्विस मतलब कि सेवा। आपके विचार, आपकी वस्तुएं, आपके पूंजी और आपकी सेवाओं, इन सब का फ्लो, इन सब का विस्तार करने के लिए ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। 1980 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। और जब इसके रिजल्ट के रूप में हम देखते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि है, वो हर देश के अंदर मतलब बढ़ती हुई दिखाई दी, हमें कम दिखाई नहीं दी, और लोगों को रोजगार के अवसर मिले विभिन्न देशों में। ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो उसने सभी लोगों को विकास की और एक तरह से लीड किया है, उनका नेतृत्व किया है, उनको बताया है कि किस तरीके से आप दूसरी कंट्रीज में जाके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि अगर भारत में अशोका जैसी यूनिवर्सिटीज हैं या एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर क्या होता है कि अगर काफी अच्छी चीजें हैं तो बाहर की कंपनियां भी आकर उनको जॉब ऑफर करती हैं, प्रोफेसर्स जो हैं वो बाहर की कंपनियों से आकर भी यहाँ पर टीच करते हैं। ठीक है ना। वहीं हेल्थ की बात करें तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर आप बाहर से यहाँ बुला सकते हैं। तो क्या है, एजुकेशन और हेल्थ पर भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और रेडिकली अगर देख लें तो ये जो ओवरऑल पावर है वो डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, ये सारी जो है पावर में शिफ्ट हो रही है। कि पावर पहले अमेरिका जैसे देशों के पास थी, लेकिन अब वही पावर जो है अब वो ब्राजील, चाइना, इंडिया, इन सारी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनके पास शिफ्ट हो रही है। तीसरा इसका अगर हम कारण देखते हैं तो तीसरा कारण है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व। ठीक है। नेतृत्व का मतलब होता है कि आपका अगर जो शासन है वो किसके थ्रू हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन आपको हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं लीडर्स के, वो कुछ कह लो कि ऐसे होते हैं जो कि एक राज्य और पावर के साथ में बहुत जुड़े हुए होते हैं, और उनके डिसीजन होते हैं जो कि किसी राज्य की समृद्धि के साथ में पावर को भी बढ़ाए और उसके विकास को भी बढ़ाए और उसमें वृद्धि करें। ठीक है ना। 1970 से 80 और 80 से 90 में अगर देखें तो ये चीजें सी बड़ी ही हैं लोगों की। भारत की अगर बात करें तो 1990 के बाद में इंडिया का नाम कहां से कहां पहुंचा है। ठीक है ना। अब ऐसा है कि टीना डाबी जैसी लड़की जो है विश्व में अपना एक पद को लिए हुए बैठी है, उन्होंने वहां पर एक अच्छा स्टेटस अपना मेंटेन कर रखा है। ठीक है ना। और बाकी भारतीय लोग भी है जो यूएनओ जैसे संगठन के अंदर वहां पर अपना स्थान लिए हुए हैं। तो लीडरशिप है कि जिस तरीके से विकास कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने विश्व में अपना नाम करते हैं। तो पावर शिफ्टिंग देखिए किस तरीके से भारत के हाथों में भी धीरे धीरे आने लगी है। कई सारे ऐसे लीडर हैं जो स्मार्टली अडॉप्ट कर रहे हैं पॉलिसी को, न्यू लिबरलिज्म को। न्यू लिबरलिज्म का मतलब होता है जहां पर आप राज्य का जो हस्तक्षेप है, जैसे कि मैंने बताया था कि अमेरिका के पास पावर है, भारत के पास पावर है, तो जितने भी ये देश हैं अब न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को अधिकतर देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उनका एक्सेप्ट करने का रीजन यही है कि अगर वो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां पर उनके देश का जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सीमित हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जिसका कारण ये है कि अगर वहां पर देश का कंट्रोल नहीं होगा तो उसमें वह पूरे फ्री होंगे कहीं भी आवाजाही के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी को भारत जैसे देशों ने भी एक्सेप्ट करना स्वीकार किया है। और जिसके हम रिजल्ट के रूप में क्या देखते हैं कि रिजल्ट के रूप में देखते हैं 21वीं शताब्दी में पावर का किस तरीके से बढ़ रहा है, पावर का किस तरीके से गेन हो रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टेट कैपिटलिज्म अगर हम देखें तो ये डेंग जियाओपिंग चाइना के अंदर हैं। इन्होंने मतलब डेंग जियाओपिंग चाइना में और भारत के अंदर राव। ठीक है ना। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने
डेन जोंगपिंग ने स्टेट कैपिटलिज्म मतलब कि राज्य पूंजीवाद, और भारत के अंदर राव जिन्होंने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है अच्छे से। वहीं हम बात करें, चौथा है जो इसका हम पॉइंट देखते हैं, चौथा है कॉर्पोरेशन अमंग नेशन स्टेट, सहयोग, राष्ट्र राज्यों के बीच में सहयोग। कंट्रीज जो देखी जाते हैं, यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इन लोगों ने महसूस किया कि जो सहयोग है उसके महत्व को, कि ये साउथ एशिया और सॉरी ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इन जैसे देशों ने कहा कि सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पावर के शिफ्टिंग के लिए। और इसी की वजह से सहयोग से ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ को पा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अगर सहयोग किसी देश का नहीं है तो वो अपनी कंपनी के लोगों को आपके यहाँ नहीं भेजेगा इंटरव्यू लेने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है ना, या प्लेसमेंट के लिए। तो इसलिए सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिना म्यूचुअल असिस्टेंट के आप ये भी नहीं कर सकते कि आप, जैसे कि ईयू है, यूरोप की अगर हम बात करें, यूनियन, और आसियान हो गया, ये सारे क्या हैं, ये रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पावर रखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पावर्स के अंदर, पावर शिफ्टिंग के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो एशियान की जो देश हैं जितने भी, वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये बिजनेस के तौर पे बिजनेस के तौर पर जो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जाकर ये अपने आप को स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर पावर शिफ्टिंग किस तरीके से हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। वहीं रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका 5वां पॉइंट है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से होते हैं बताइए जरा, अगर आप में से किसी को पता है तो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसको कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए कैसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर जो संगठन है, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यस, बिल्कुल सही आंसर है यूएनओ डब्ल्यूबी, बिल्कुल सही बात कही, सही आंसर है, वेरी गुड। तो यूएनओ, डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक, आईटीओ, गेट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से इनकी भूमिका रही है लास्ट क्लास में हमने समझा था ना, तो वही कि इन लोगों ने काफी फास्टर ग्रोथ करी है और विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम में, यस ब्रिक्स, लास्ट टाइम में हमने बात करी थी कि जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे कि अब सिक्योरिटी जो है वो पहले राज्यों के बीच में थी, लेकिन अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो अब सिक्योरिटी सिर्फ किसके ऊपर है, अब सिक्योरिटी इंडिविजुअली की बात करता है। तो इंडिविजुअली की अगर हम बात करें तो यूएनओ के थ्रू और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके थ्रू पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर, और इसके लिए एक्ट भी लाया गया था कि ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर बात की जाए। तो इसके लिए अलग से एक वैश्विक तौर पर एक संगठन बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अब सभी के लिए चीज़ें इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पर भी पावर शिफ्टिंग जो है वो बड़े देशों से अब जो सामान्य देश हैं उनकी ओर अब बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इसके अंदर, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड को किस तरीके से जो एकांतिक रूप से किसी विशेष, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो डब्ल्यूटीओ की किस तरीके से ट्रेड को पूरा ऑर्गेनाइज करके पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया जाए, ठीक है ना, सबको बराबरी का हक दिया जाए, सब लोग अपना इसके अंदर भागीदारी कर सकें। यूएन की बात करें तो सारे देश जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो वो इस चीज़ को कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। अब देखिए ग्लोबल पावर जो शिफ्ट है
उसमें हम कहते हैं कि किस तरीके से ये इसके अंदर कमी आई है, मतलब क्या चीजें थी जो कह सकते हैं कि हाँ ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो कारण है डिक्लाइन इन यूएस हेजेमनी। आप सब शायद एग्री भी होंगे कि जो अमेरिका है, पहले अमेरिका किस तरीके से शीत युद्ध के बाद एक यूनिपोलर बन के रह गया था, उसके पास एक ही पावर थी। लेकिन अब हम डिक्लाइन की अगर बात करें तो अब यूएस अकेला नहीं रहा है, उसको काफी लोग जो है चुनौती देने के लिए अब तैयार रहते हैं। और भारत ने भी उसको अब देखिए किस तरीके से भारत ने उसको मना कर दिया था कि हम अब पावर को, अब यूएस को जो है हम कोई भी वैक्सीन नहीं देंगे चाहे जो हो। अब इतना तो हम गट्स रखते हैं कि हाँ कुछ कर सकें। तो ऐसे ही अब यूएस की जो हेजेमनी थी, जो संप्रभुता थी, जो उसकी एक पावर थी, अब वो खत्म होने लगी है, ठीक है ना। और ये कब हुआ, जैसे कि 1990 से 91 के अंदर जब ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चलाया था, तो इसके अंदर ये सारी चीजें देखने लगी थी किस तरीके से अब यूएस का उतना महत्व यहाँ नहीं रह गया है। अब यहाँ पे पावर अब शिफ्ट होने लगी है। दूसरा देखिए, मोर डेमोक्रेटिक एंड जस्ट वर्ल्ड। मोर डेमोक्रेटिक एंड जस्ट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज हमें याद आती है? तो डेमोक्रेटिक और जस्ट वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम पूरे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना कि वर्ल्ड तो हमारा अब डेमोक्रेटिक हो गया है, तो आपको कौन सी चीजें याद आएंगी? आपका दिमाग सीधा क्लिक करेगा यूएन पे। भाई बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूएन है उसके अंदर तो सारे ही देश, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही देश उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईएमएफ है, डब्ल्यूबी है, डब्ल्यूटीओ है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ है, एक डेमोक्रेटिक माहौल क्रिएट करा है इनने, इन संगठनों ने। तीसरा हम बात करते हैं डिमांड ऑफ रिफॉर्म्स इन ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की। जो ग्लोबल वैश्विक संस्थाएं जो हैं, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जो मांग है, और वो सुधार की मांग है जैसे कि जी फोर का मतलब ऐसे बहुत सारे G4, G20, G17, ये ग्रुप होते हैं देशों के। तो ये ग्रुप हैं कि कुछ ग्रुप बन जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि नहीं यहाँ सुधार होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ देश हैं जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं, या जिनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, या जो हमेशा प्रताड़ित रहते हैं आपदाओं से, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो सारे देश पहले देखते हैं कि हाँ उसके यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसके यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसके यहाँ भी। तो वो सारे देश मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं। अगर वो 4 देश हैं तो ग्रुप 4, 5 है तो ग्रुप 5, ऐसे करके ही, ऐसे ही ये एग्जाम्पल के तौर पर G4। तो इन लोगों ने सुधार करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी एक पावर शिफ्टिंग का एक कारण है कि अब वो देश भी शामिल हो रहे हैं जिनको कोई पूछता नहीं था, कि जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कोई इन्हें ऋण देने के लिए भी तैयार नहीं था, ठीक है ना। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा है इमरजेंस ऑफ मैनी रीजनल आईजीओज। रीजनल जो क्षेत्रीय हैं उनका उत्पन्न होना। और इसमें कौन आता है? ब्रिक्स, एससीओ, ऐसे इंस्टीट्यूशन इसके आते हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ठीक है ना। ये गवर्न करते हैं पूरे विश्व के अंदर, ठीक है ना। पांचवा अगर हम देखते हैं तो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट जो रेगुलर बेस पर हो रहे हैं, जैसे कि चाइना वर्सेस यूएस, इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है ना। ये इनके बीच में जो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो ही जा रहे हैं, मतलब इनको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि वो चाइना और भारत के बीच में जो सीमा विवाद हुआ था उसको लेकर, वहीं चाइना और उसकी बात करें इंडिया को लेकर कि किस तरीके से जो भांडाफोड़ हुआ था कि हाँ कोरोना का कहाँ से उसका आगमन हुआ है, इस चीज को लेकर। तो जो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर वो चाहे सीमा विवाद हो या किसी बीमारी को लेकर हो, या फिर आप कह लो कि किसी ऐसी समस्या से हो, आर्थिक भी हो सकती है, बाजार के रूप में भी हो सकती है, मार्केट के रूप में, ट्रेड के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो है कि अगर दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है तो दो देशों को सपोर्ट करने वाले अन्य देश आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि उसकी हाँ इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो यहाँ पर इस वजह से भी कि जो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि रेगुलर आपका डिस्कशन हो रहा है, आप रेगुलर टच में हैं। तो ये इससे पता रहता है कि अगर जहाँ पर
रेगुलरिटी बनी हुई है, आप नियमित रूप से वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर है कि चाइना और भारत जैसे देश आज अमेरिका के सामने बैठकर उनसे डिस्कशन कर सकें आपकी प्रॉब्लम के बारे में, हमारी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है कि आपको टेररिज्म से प्रॉब्लम है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से है कि किस तरीके से समाधान और संघर्ष की और जो रेगुलरिटीज हो रही हैं उनको भी देखते हैं। लास्ट अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल, सार्क, एससीओ, ओपीसीडी, ओपीई, फ्यूचर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, मल्टीपोलर का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर एक के पास ना होकर कई देशों के पास होना। तो अगर हम फ्यूचर की इसकी बात करें तो जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक हैं जोसेफ नाई, जिन्होंने मैंने आपको फर्स्टली में बताया था फर्स्ट उसमें ही कि जोसेफ नाई ने 3 उसके अंदर डिस्कशन किया है कि एवरीवन हैज यूनिकनेस, वी शुड कोऑपरेट एंड हेल्प ईच अदर। मतलब कहते हैं कि हर कंट्री के पास ऐसी कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो कि सभी के पास नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमें सहयोग करने की जरूरत है, तो हमें हर किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पावर है मिलिट्री की तो मेरे पास पावर है फाइनेंशियल, ठीक है ना। हम दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हो सकता है किसी और के पास जो पावर है वो उसके पास माइंड की पावर हो, दिमाग अच्छा चला ले, ठीक है ना, समझदार ज्यादा अच्छा हो। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हर किसी के पास यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक गुण होता है जो किसी के पास नहीं होता। तो हमें उस गुण को ध्यान में रखते हुए हमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। सो आज का लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। अभी मैं इसका जो लास्ट क्लास है हमारी आई थिंक 4 को है, तो 4 तारीख को मैं इसका दूसरा पार्ट इसको शेयर करूंगी। नोट्स में आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, ठीक है। इसका दूसरा जो पार्ट है ग्लोबल गवर्नेंस का, आज मैंने पावर शिफ्ट बताया लेकिन जो पावर शिफ्ट है वो ग्लोबल गवर्नेंस के बिना कंप्लीट नहीं है। तो ग्लोबल गवर्नेंस किस तरीके से शिफ्ट हुई है पावर की तरफ, तो इसके ऊपर हम लास्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।